हेलो एवरीवन, वेलकम यू अगेन ऑन योर टेस्ट सीरीज वीडियो। और इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं एसएचएम का पेपर। और अगला जो पेपर है वो क्या है, आपका वेव्स के ऊपर बेस्ड है। वेव्स को मैं दो पेपर की फॉर्म में लेके आऊंगा। तो कल जो टेस्ट होने वाला है अपना स्ट्रिंग के अंदर जिस तरह से वेव्स बनती है वो मैं लेके आने वाला हूं। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एसएचएम। जो भी दो टेस्ट हैं यहाँ पर, एसएचएम हो गया या फिर वेव हो गया, अगर इससे रिलेवेंट थ्योरी में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मैंने आई बटन के अंदर इससे रिलेवेंट थ्योरी के वीडियोस भी अटैच किए हुए हैं। तो वहां से थ्योरी देखने के पश्चात के बाद में आप क्या है वीडियो के सॉल्यूशंस देखना स्टार्ट करें, ताकि आपको थोड़ा सा क्या है कि यू विल फील बेटर, राइट। चलो आज के पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एसएचएम के क्या दिया हुआ है कि टू एसएचएम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल्स टू दिस। एक एसएचएम ये है और दूसरा एसएचएम ये, दो एसएचएम की इक्वेशन है। द फेज डिफरेंस बिटवीन टू इज, देखो फेज डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, जब भी आपको दो एसएचएम या कोई भी दो मेरे पास साइनोसोइडल फंक्शन है। साइनोसोइडल फंक्शन का मतलब क्या हो गया, साइन और कोसाइन की टर्म्स में जो भी फंक्शन आता है उसको साइनोसोइडल फंक्शन बोलते हैं। तो जनरली इन दो के बीच में हमेशा फेज डिफरेंस अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। फेज डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, दोनों एंगल के बीच का डिफरेंस, दोनों एंगल के बीच का डिफरेंस। लेकिन सपोज मैं इसके एंगल को बोलता हूं φ1, इसके एंगल को बोलता हूं मैं φ2, तो φ1 माइनस φ2 अगर आप करोगे तो डायरेक्टली फेज डिफरेंस नहीं निकल के आएगा। क्यों निकल के नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर मेरे पास क्या है, ये साइन फंक्शन है और ये मेरे पास क्या है, कोसाइन फंक्शन है। तो फेज डिफरेंस को अगर मैं डेल्टा फाई से लिखूं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, दोनों को या तो साइन में कन्वर्ट कर दो या दोनों को कोस में कन्वर्ट कर दो। सिंपल सा तरीका होता है। तो देखो इसी इक्वेशन को अगर मैं कोस वाली इक्वेशन को वापस लिखने की कोशिश करूं तो देखो क्या हो जाएगी, इसको मैं साइन में कन्वर्ट कर देता हूं। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b, इसको मैं साइन की टर्म्स में लिखता हूं, देखो समझने की कोशिश करना, b साइन π/2, ऐसे लिखता हूं मैं इसको, देखना π/2 प्लस ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्योंकि साइन π/2 प्लस ये पूरा अगर थीटा है तो वो क्या, वो किसके बराबर होगा, कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स के बराबर होगा। तो इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं आप। नाउ दिस इज एक्चुअल φ2। दोनों क्या हो गए, किसमें चेंज हो गए हैं, ये भी साइन के अंदर है और ये भी साइन के अंदर है। अब यहां से मैं डेल्टा फाई निकाल सकता हूं, तो ये आपका फाई कभी भी नहीं होगा, राइट। तो यहां से आप डिफरेंस निकाल लो, आप φ2 माइनस φ1 दोनों का डिफरेंस लोगे तो क्या आ जाएगा, ये π/2 निकल के आएगा। क्योंकि ओमेगा टी माइनस के एक्स इधर भी है, ओमेगा टी माइनस के एक्स इधर भी है, सीधा π/2 आएगा। यहां से एक चीज लर्निंग वाली वो क्या है, हमेशा ध्यान रखें, जब भी एक साइन हो दूसरा कोसाइन हो, हमेशा इनके बीच में फेज डिफरेंस हमेशा π/2 ही आता है, हमेशा π/2 का फेज डिफरेंस आता है, राइट। सो ए विल बी योर करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप कि हाउ लॉन्ग आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ मोशन इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एम्पलीट्यूड। देखो जब भी आप बात करते हैं, जब भी आपको ये टाइम निकालना होता है, टाइम की कैलकुलेशन का सीधा सा फंडा है, टाइम की कैलकुलेशन का सीधा सा फंडा है। आप मेरे एसएचएम की वीडियो के अंदर जाना, मैंने टाइमिंग कैलकुलेशन के मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखवा रखे हैं, कुछ 3 से 4 पॉइंट लिखवा रखे हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन नहीं होता है, इसके बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो स्ट्रेट रिजल्ट्स मैंने वहां पर निकाल के दिए हैं, आपको समझाए भी कैसे आए हैं, तो वहां पर वीडियो को जाके देखना आप। टाइम कैलकुलेशन का है ना, शायद थर्ड स्लाइड होगा, शायद 20 या 25 मिनट के बीच में कहीं है वो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इसको करने का तरीका क्या, देखो सीधी सी सिंपल सी बात है। ये मेरे पास सपोज एसएचएम को जब भी समझना है सर्कुलर पाथ से, सर्कुलर मोशन से समझो आप। देखो सर्कुलर मोशन से अगर मैं इसको समझूंगा, ये मेरे पास क्या आ गया, चलो अब इसको अपन देखते हैं। यहाँ पर देखो सुनो, अब ये क्या बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ मोशन, बिगिनिंग ऑफ मोशन की बात कर रहा है, इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ हार्मोनिकली ऑसिलेटिंग पार्टिकल इक्वल्स टू 1/2 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। देखो एम्पलीट्यूड मेरा ये रहा, दिस इज व्हाट एम्पलीट्यूड है ना, दिस इज व्हाट एम्पलीट्यूड ए। एम्पलीट्यूड को किससे लिख रहे हैं अपन, ए से, ठीक है। यहां पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0, और यहां पर वेलोसिटी मेरे पास क्या होती है, 0। ये एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन है मतलब पार्टिकल यहां पर क्या होगा, हमेशा रेस्ट पर होगा, पार्टिकल यहां पर क्या होगा, हमेशा रेस्ट पर होगा। तो इसने क्या बोला कि जब पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है, क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल कितना हो जाए, 1/2 इट्स एम्पलीट्यूड, मतलब यहां के मिड पॉइंट पर आ रहे हो आप, 1/2 इट्स एम्पलीट्यूड मतलब a/2 पर आ गए, ये a/2 होगा, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, तो ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो पार्टिकल यहां से चलेगा, ये यहां से चला और कहां तक आया, ये यहां तक आया, ठीक है। मतलब इतना चला, मतलब ये इतना चला, इसका मतलब क्या हुआ, ये कितना एंगल चला, यहां से अगर आप देखोगे तो टोटल इतना एंगल चला, ये वाला इतना एंगल चला, समझ में आ रहा है। अब ये वाला एंगल देखना है मुझे, तो इस एंगल को देखने के लिए देखो क्या करो, ये कितना ए है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो,
तो ये वाली लेंथ जो होगी वो क्या होगी a/2। तो ये एंगल अगर मैं थीटा बोलूँ तो थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा यहाँ से लिखो cos थीटा लिख सकते हो मैं यहाँ पर, cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना हो गया a/2 अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है a, है ना, ये वाला ट्राइंगल, थीटा वाला ट्राइंगल। तो a से a कैंसिल, तो थीटा कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर 60 डिग्री। 1/2 cos थीटा 1/2 का होता है 60 डिग्री पर। 60 डिग्री का मतलब कितना हो गया π/3। π/3, इस π/3 को, पाई को क्या लिख सकता हूँ मैं, टाइम पीरियड की फॉर्म में। पाई मतलब हाफ एंगल हो गया, इसको लिख सकता हूँ मैं टाइम पीरियड का हाफ, मतलब t/2 और 3 ऑलरेडी नीचे है तो कितना हो गया मेरे पास ये t/6। तो एंगल थीटा अगर इतना चला तो टाइम, इसको, इस थीटा को मैं टाइम के इक्विवेलेंट लिख दिया है मैंने यहाँ से, अगर आपको समझ में आया हो तो t/6 और टाइम पीरियड दिया हुआ है मेरे को कितना, इफ दैट पीरियड इज 24 सेकेंड तो कितना हो जाएगा, तो 24 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो गया मेरे पास ये 4 सेकेंड। कितना हो जाएगा 4 सेकेंड, समझ में आ रहा है। तो 4 सेकंड के अंदर पार्टिकल जो होगा वो हाफ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। अगर ये बोलता कि मीन पोजीशन से स्टार्ट करता, मीन पोजीशन से स्टार्ट करता तो एंगल आपका क्या होता, फिर ये एंगल π/3 हो जाता, π/6 हो जाता, π/3 की जगह। तो वहां पर आंसर आपका ये π/6 होता तो t/12 आता, तो वहां पर 2 सेकंड आ जाता उस समय, इतना सा डिफरेंस आता, राइट। सो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखें अपन, क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इन हाफ टाइम पीरियड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो इक्विलिब्रियम पोजीशन से बोल रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर अगर आप देखोगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के रेस्पेक्ट में एक्स की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, a sin ओमेगा टी होती है। इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है और एक्सेलरेशन जो होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू वो होती है -ω²x। अब एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमेशा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू का क्या करो, इंटीग्रेशन कर दो अपॉन टोटल टाइम। ये होगा मेरा एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। और कहां से कहां तक, हाफ टाइम पीरियड के लिए चाहिए तो 0 से लेकर t/2 तक क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये एवरेज कई बार निकालना होता है, किसी भी वेरिएबल का एवरेज निकालना है तो उसी वेरिएबल की इंस्टेंटेनियस वैल्यू का इंटीग्रेशन करो एंड डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ये सिंपल तरीका होता है आपके पास। बस अब यहां से क्या करो, इंटीग्रेशन करना है आपको। तो एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करो तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखो इसमें इंटीग्रेशन कर लोगे आप सबसे पहले। तो इंटीग्रेशन किसका करना है मुझे, ω²x, तो ये हो जाएगा -ω² और x क्या है, a sin ωt, ठीक है, dt, ये हो जाएगा मेरे पास। और एंड होल डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करोगे आप, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t, और लिमिट लगाओगे क्या आ जाएगा, तो अपर लिमिट लगाओगे तो t/2 माइनस लोअर लिमिट कितना आ गया, -0, और ये क्या हो गया मेरे पास 0 से लेकर t/2, है ना। इसका इंटीग्रेशन समझ में आया, dt का t, फिर अपर लिमिट t/2, लोअर लिमिट 0। बस अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, तो ये ω²a है और sin ωt का इंटीग्रेशन, sin ωt का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos ωt, है ना। sin ωt का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos ωt 0 से लेकर t/2 तक एंड डिवाइडेड बाय t/2। आगे और बढ़े अपन, आगे बढ़ते हैं अपन, देख क्या आएगा, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा देखो 2ω²a/t, ठीक है। और कोस में लिमिट लगाओ आप, कोस को क्या लिख सकता हूँ, देखो कोस ओमेगा क्या हो गया 2π/t होता है ओमेगा, और t की जगह अपर लिमिट मतलब t/2, है ना। इस ओमेगा को मैंने 2π/t लिख दिया है एंड माइनस, ठीक है, और -0, t की जगह 0 मतलब क्या हो जाएगा cos 0। तो देखो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, ये बच जाएगा 2ω²a डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड एंड मल्टीप्लाइड बाय, देखो यहाँ से अगर आप इसको कैंसिल करो, क्या कैंसिल, कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल, t से t कैंसिल, cos पाई की वैल्यू -1 और cos 0 की वैल्यू भी क्या होती है 1, तो -1। तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा माइनस का, है ना। यहाँ से अब इसको कर लो तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2 जा कितना हो गया, ये cos पाई की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास, अगर यहाँ पर देखोगे तो cos कितना हो गया 2ω²a, तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास कितना 4, है ना। यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे पास 4, यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, तो कुल मिलाकर कितना हुआ, देखो ये हो जाएगा माइनस का 4, ये हो जाएगा -4ω²a/t,
अब ऑप्शन में मेरे पास टी नहीं है तो टी को क्या लिख दो आप 2 पाई बाय ओमेगा, तो ये हो जाएगा देखो माइनस का 4 ओमेगा स्क्वायर ए एंड डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 पाई बाय ओमेगा, ये 2 पाई बाय ओमेगा, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर ए 2 ओमेगा क्यूब ए अपॉन पाई, 2 ओमेगा क्यूब ए, ओमेगा क्यूब क्यों आ रहा है सब जगह, ओमेगा स्क्वायर कुछ रह गया क्या? कुछ रह गया दिखता है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर रह गया, ये इंटीग्रेट एक ओमेगा रह गया, सॉरी यहाँ पर ना, देखो इंटीग्रेशन करोगे ना कोस ओमेगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस, और ओमेगा से वापस डिवाइड भी होगा यहाँ पर, है ना, यहाँ से पूरा ओमेगा से डिवाइड भी होगा, ये ओमेगा से डिवाइड भी होगा, ये तो ओमेगा से डिवाइड होगा तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा आपका कितना 2 ओमेगा स्क्वायर ए अपॉन पाई, और ये नेगेटिव में आ रहा है, इसने क्या पूछा है मैग्नीट्यूड पूछा है, तो नेगेटिव की जगह क्या हो जाएगा सिंपल पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड कितना होगा 2 ओमेगा स्क्वायर ए अपॉन पाई, 2 ओमेगा स्क्वायर ए अपॉन पाई, सो ए विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। बस ये ओमेगा है ना, यहाँ पर गलती से अपन ने ओमेगा से डिवाइड करना भूल गए थे, इंटीग्रेशन में ओमेगा से डिवाइड होगा, ऑलराइट। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप, हाँ क्या दिया हुआ, इक्वेशन ऑफ एसएचएम इज एक्स इक्वल्स टू दिस, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स वेयर स्पीड इज, ये दे रखा है मेरे को v, ठीक है, x इज इन सेंटीमीटर, t इज इन सेकेंड। देखो सिंपल से आपको एक चीज, एक फॉर्मूला अगर ध्यान हो कि वेलोसिटी का फॉर्मूला, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओमेगा अंडर रूट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसने क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वेयर स्पीड इज 50 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर देखो यहां पर, अगर आप देखो स्पीड की एक वैल्यू के लिए एक्स की 2 वैल्यू आएगी, यहां पर स्पीड की एक वैल्यू, एक्स का स्क्वायर है ना, स्पीड की एक वैल्यू डालोगे तो एक्स की 2 वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास यहां पर, तो कहीं ना कहीं मेरे पास क्या हो गया, स्पीड की जब एक वैल्यू पुट करोगे तो एक्स की 2 वैल्यू आएगी, और उन एक्स की 2 वैल्यू पर स्पीड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, स्पीड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, तो जब स्पीड की वैल्यू सेम होगी तो सेम कब हो, देखो समझो इसको, सेम होने का मतलब क्या हुआ, ये मेरे पास माइनस ए है, ये 0 है, और ये प्लस ए है, पार्टिकल इधर से इधर गया, ये एक पोजीशन है, एक तो जाते वक्त इसकी स्पीड सपोज 50 पाई है, ठीक है, तो एक और स्पीड वापस की क्या होगी, आते वक्त भी इसकी स्पीड यहां पर, मतलब एक पर्टिकुलर पोजीशन पर, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर अगर मैं एक्स की वैल्यू देखूंगा तो यही है, यहां से यहां तक क्या है, ये एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू फिक्स हो गई, ए एम्पलीट्यूड अपना फिक्स है, ये ओमेगा फिक्स है, ये तो वी की वैल्यू फिक्स आ जाएगी मेरे पास, स्पीड की वैल्यू इतनी आ जाएगी 50 पाई, तो एक वैल्यू आती है मेरे पास जाते वक्त और एक वैल्यू आती है मेरे पास आते वक्त, तो आपको क्या निकालना है, ये आपको मालूम करना है क्या है, उन दोनों पॉइंट में कितना डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब ये वाली डिस्टेंस एंड प्लस दिस डिस्टेंस, ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, मतलब एक डिस्टेंस, या तो ऐसे कर लो आप, कोई एक डिस्टेंस निकाल लो, एक्स निकाल लो और उसको डबल कर लो, यहां से एक्स निकाल के अगर मैं डबल कर लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा, तो देखो यहां से वी रखो यहां पर, तो वी कितना है देखो मेरे पास 50 पाई, आंसर आपका सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में चलने दो, ओमेगा, ओमेगा यहां से निकालो, देखो ये मेरे पास ओमेगा टी होता है, तो ये मेरे पास क्या हो गया ओमेगा, और ये मेरे पास क्या हो गया ए, तो ओमेगा हो जाएगा मेरे पास कितना 10 पाई, और दोनों तरफ स्क्वायर कर लें, या छोड़ो स्क्वायर बाद में करते हैं अपन, और ये हो जाएगा अंडर रूट में एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर मतलब 100 माइनस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ से पाई 0 से पाई 0 कैंसिल, दोनों तो स्क्वायर कर लो, तो 25 इक्वल्स टू कितना हो गया 100 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर लिखोगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 75, यहाँ से अगर x की वैल्यू लिखोगे तो ये आएगी मेरे पास √75, ये √75 कितना आएगा मेरे पास, 8 8 जा 64 होता है, 9 9 जा 81 होता है, तो ये 8 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा, मतलब 8 का डबल मतलब 8 पॉइंट समथिंग, ये शायद मेरे पास 8.66 के आसपास आएगा, ठीक है, x की वैल्यू, लेकिन मुझे डिस्टेंस निकालनी तो डबल करना पड़ेगा, डिस्टेंस, और डिस्टेंस निकालनी तो मुझे डबल करना पड़ेगा, क्योंकि एक जाएगा और एक वापस लौट के आएगा, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी मेरे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय √75, इसको सॉल्व करना, ये आ जाएगा आपका 8 के आसपास डबल, मतलब ये 17 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, सो सी विल बी योर करेक्ट आंसर, समझ में आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखें आप क्या है, अ मास m इज परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, देन करेक्ट ग्राफ फॉर एक्सेलरेशन a एंड वेलोसिटी v। आपको v स्क्वायर और a स्क्वायर में ग्राफ बनाना है ना, v स्क्वायर और a स्क्वायर में ग्राफ बनाना है, तो देखो आपके पास v का फॉर्मूला तभी अपन ने पढ़ा, v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ा अपन ने, आपको v स्क्वायर में ग्राफ चाहिए तो v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर
एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास वी स्क्वायर, चलो वी स्क्वायर लेके आ गया मैं। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है, ए इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। मुझे ए स्क्वायर में ग्राफ चाहिए ना, तो इसलिए मैंने ए स्क्वायर यहाँ से लिख लिया। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो यहां से देखो, अब यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, देखो तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर अपॉन ओमेगा की पावर 4, है ना, इसमें पुट करा है मैंने, और प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, तो देख फाइनली यहां से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस कितना हो जाएगा, ये -1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब इसको, अब मुझे ग्राफ खींचना है कहाँ है, वी स्क्वायर वर्सेस ए स्क्वायर। ठीक है, देखो वी स्क्वायर को मैं वाई मान लेता हूँ, ए स्क्वायर को मैं एक्स मान लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा -m और ये क्या हो जाएगा c। इसका ग्राफ कैसा आएगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि एक्सेस के ऊपर वी स्क्वायर और ए स्क्वायर है, तो y इक्वल्स टू -mx प्लस c का ग्राफ कैसा होता है, ये रहा। सो b विल बी योर करेक्ट आंसर। और ये c क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट, मतलब ये वाली वैल्यू, यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो होगी वो कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर। सो b विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखें आप क्या है। द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM विद एम्पलीट्यूड a विल बी इक्वल। देखो सबसे पहले अपन लिखते हैं, देखो पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल होगी जब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, है ना, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को इक्वल करो, सिंपल सी बात है। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है मेरे पास, हाफ के एक्स स्क्वायर SHM के अंदर, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में पता है आपको, हाफ m वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी अभी अपन ने लिखी थी, अपन ने ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, तो यहाँ पर अगर काइनेटिक एनर्जी अगर लिखोगे आप, तो ये हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट हट जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। m ओमेगा स्क्वायर को अपन k लिखते हैं, m ओमेगा स्क्वायर क्या होता है k, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, रूट k बाय m, है ना, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, रूट k बाय m, तो वहाँ से m ओमेगा स्क्वायर याद रखो हमेशा k होता है, तो ये हो जाएगा हाफ k ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गई। इस काइनेटिक एनर्जी को किसके, अब काइनेटिक क्या करना है आपको, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के इक्वल करना है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ के एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है मेरे पास, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हाफ के से इधर हाफ के कैंसिल, तो क्या बचा देखो, तो यहाँ से हो जाएगा ये माइनस एक्स स्क्वायर उधर आएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर देखो, a बाय रूट 2। ये रिजल्ट वैसे डायरेक्ट याद कर सकते हो आप, ये बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये, है ना। मैंने इसको, हाँ कहीं भी अटक रहे हो यार आप कहीं भी अटक रहे हो, SHM का वीडियो देखना, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, सारे क्वेश्चन करने लग जाओगे आप। ठीक है, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट चलें 7th क्वेश्चन पे। क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन a वर्सेस टाइम t ग्राफ। एक्सेलरेशन और टाइम t में ग्राफ दिया हुआ है, इसका एक्सप्रेशन लिखना है बंदे, क्या होगा इसको अगर मैं लिख पाऊं, तो ये ग्राफ आएगा आपका किसका है, देखो कोस, अपने पास कोस का ग्राफ होता है ऐसा, ये होता है कोस थीटा का ग्राफ, या कोस ओमेगा टी लिखना चाहते हो आप अगर आप, इसका जस्ट रिवर्स, इसका जस्ट उल्टा ग्राफ इधर आ रहा है, तो इसको मैं बोल सकता हूं ये हो जाएगा माइनस का a, इस ग्राफ को मैं बोल सकता हूं कोस ओमेगा टी। ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन का ग्राफ हो गया, माइनस का a कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी ऐसा होता है, तो इसका उल्टा ही हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, तो उसके लिए मुझे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, तभी काइनेटिक एनर्जी लिख पाऊंगा। हालांकि मैंने इसका डायरेक्ट आपको उसके अंदर करवा रखा है, अगर आप, मैंने एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बता रखा है कि जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती है उनकी फ्रीक्वेंसी डबल होती है, ये मैंने बताया भी था। तो यहाँ पर जो भी साइनसॉइडल फंक्शन होता है उसकी डबल फ्रीक्वेंसी का ग्राफ काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी में ले लो, तो सीधा ए इज करेक्ट आंसर, सीधा ए को टिक कर सकते हो आप यहाँ पर। लेकिन एक्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ कैसे आया, वो भी देख लेते हैं। अब देखो वेलोसिटी निकालनी है, तभी मैं काइनेटिक एनर्जी लिख पाऊंगा, तो इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ए कोस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी, है ना, अनडिवाइडेड बाय ओमेगा, ये हो जाएगा मेरे पास क्या, ठीक है। मैंने ए इसको लिया है क्योंकि यहाँ दिया हुआ नहीं, तो बस एक समझने के लिए मैंने इसको ए ले लिया, ये माइनस ए हो जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा मेरा प्लस ए।
ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो गया वेलोसिटी का। अब मुझे काइनेटिक एनर्जी लिखना है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? काइनेटिक एनर्जी अगर यहाँ से लिखोगे वो हो जाएगा हाफ एम और वी का स्क्वायर। वी का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर है ना, वी का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब साइन स्क्वायर का ग्राफ कैसे खींचते हैं? देखो कैसे लिखूंगा, ये एम ए स्क्वायर अपॉन 2 ओमेगा स्क्वायर, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं अपन 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। ये मेरा क्या होता है? साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। अगर कॉस स्क्वायर होता है तो 1 प्लस हो जाता है यहाँ पर, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको अगर देखोगे तो देखो क्या बन रहा है यहाँ पर, ये एम ए स्क्वायर अपॉन, इसको मैं कांस्टेंट बोल देता हूँ, सी है ना, इसको समझने के लिए अपन कांस्टेंट बोल देते हैं सी, और 2 भी बाहर आ जाएगा तो कुल मिला के कांस्टेंट हो गया बाहर। ये कांस्टेंट अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी माइनस सी कॉस 2 ओमेगा टी। ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ये जो ग्राफ बनाया है इसकी जस्ट डबल फ्रीक्वेंसी होगी। तो 2 ओमेगा है यहाँ पर 2 ओमेगा है, तो इसकी जस्ट डबल फ्रीक्वेंसी बनेगी। तो ग्राफ बनाओ। अब देखो यहाँ से ग्राफ बनाता हूँ मैं, समझना। अगर मेरे पास कोस का ग्राफ होता तो ऐसा होता। अगर मैं कोस का ग्राफ बनाता तो ऐसा बनाता कुछ। ये कोस का ग्राफ होता है ऐसा, ये मेरा क्या होता? कोस का ग्राफ होता। लेकिन ये वाला ग्राफ मैं बोलता हूँ किसका है? सपोज ये मेरे पास किसका है? सी कॉस 2 ओमेगा टी का ग्राफ है। मुझे बनाना है सी माइनस सी कॉस ओमेगा टी का ग्राफ। तो देखो सी माइनस सी कॉस ओमेगा टी का ग्राफ कैसा आएगा? सी में से इस पूरे को माइनस कर दो। ये वाली सी कॉस ओमेगा टी का मतलब क्या होगा? ये वाली वैल्यू कितनी होगी? सी। अब सी में से इसको पूरा माइनस कर दो आप, तो सी में से सी गया 0, सी में से 0 गया तो सी बचा, सी में से ये माइनस सी गया तो प्लस का 2c आ जाएगा, ये प्लस का 2c आ गया। फिर c में से 0 गया, वापस c बचा, फिर c में से c गया, ये 0 बचा, c में से 0 गया, c बचा, c में से माइनस c गया। समझ में आ रहा है? ये इसका ग्राफ देखो ऐसा बनेगा। ये देखो ग्राफ, ये ऐसा ग्राफ आएगा। ये दिख रहा है? ये समझ में आ गया? तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा? ये ए विल बी योर करेक्ट आंसर। और फ्रीक्वेंसी डबल आएगी क्योंकि 2 ओमेगा यहाँ पर, तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? डबल आएगी। तो ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगर ग्राफ के अंदर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो आई बटन के अंदर मैं आपको ग्राफ का प्लेलिस्ट भी दे रहा हूँ। तो ग्राफ के टोटल 4 से 5 वीडियो बना रखे, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक लेके गया हूँ मैं। तो ग्राफ के सारे वीडियो देख लेना, आपको ग्राफ एकदम क्लियर हो जाएगा किसी ग्राफ कैसे अपन ड्रॉ करते हैं। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखें आप, क्या दिया हुआ है कि एसएचएम पार्टिकल ऑसिलेट्स विद फ्रीक्वेंसी वी, ठीक है, पार्टिकल वी न्यू जो भी है, देन द फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इन काइनेटिक एनर्जी। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में डबल होती है, ये डबल, सीधा टिक करो, सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या रहेगा? टू स्प्रिंग मास सिस्टम्स हैविंग इक्वल मासेस, दो स्प्रिंग मास सिस्टम है, दोनों के मासेस इक्वल है। चलो m1 इक्वल्स टू m2 दिया हुआ है। कांस्टेंट आपके क्या है? इसका कांस्टेंट k1 है, इसका कांस्टेंट k2 है। इफ द मैक्सिमम वेलोसिटी इन टू सिस्टम्स आर इक्वल, मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है वो क्या होता है? एम्पलीट्यूड, पहले का एम्पलीट्यूड, पहले की फ्रीक्वेंसी, दूसरे का एम्पलीट्यूड, दूसरे की फ्रीक्वेंसी, मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ठीक है। आर इक्वल देन रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के रेशियो निकालना है, मतलब a1/a2 निकालना है। तो देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो a1 ओमेगा 1 क्या होता है? ओमेगा का फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट क्या होता है? k/m, तो k1/m1। और इधर मेरे पास क्या आ जाएगा? a2 अंडर रूट k2/m2। यहाँ से देखो m तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि m1 इक्वल्स टू m2 है। तो देखो यहाँ से a1/a2 क्या आ जाएगा? तो a1/a2 फाइनली कितना आ गया मेरे पास? यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा रूट ऑफ k2/k1। तो देखो यहाँ से क्या हो गया मेरे पास? सो डी विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखें आप, क्या है? सारे फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर अगर आप देखोगे तो। देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लॉक इन स्प्रिंग मास सिस्टम, फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लॉक इन स्प्रिंग मास सिस्टम इज न्यू, ठीक है, ठीक है। स्प्रिंग मास सिस्टम में फ्रीक्वेंसी कितनी है? इफ इट इज टेकन इन द लिफ्ट मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन अपवर्ड। देखो पहले बात तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालो आप, क्या होता है? देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट m/m²।
के। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम। अब देखो, अब अगर इस पूरे लिफ्ट के अंदर मैं लिफ्ट के अंदर लेके चला जाऊँ, ठीक है, ये स्प्रिंग मास सिस्टम बना हुआ है, अगर मैं इसको इस लिफ्ट के अंदर लेके चला जाऊँ जो कि एक्सेलरेट कर रही है ऊपर किसी ए से। अब देखो, जब भी लिफ्ट का एक्सेलरेशन की बात आती है तो आपके पास फर्क किस पे आता है, नेट एक्सेलरेशन के ऊपर इंपैक्ट आता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला में कहीं भी आपके पास जी है ही नहीं है। याद है आपको, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं अपन जी की जगह जी इफेक्टिव यूज करते हैं। अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो जी इफेक्टिव की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, जी प्लस ए, नीचे आ रही है तो जी माइनस ए, है ना, ये होता है। लेकिन यहाँ पर तो फॉर्मूला में जी है ही नहीं है, जी नहीं है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्प्रिंग का के तो के ही रहने वाला है, स्प्रिंग का मास भी चेंज होने वाला नहीं है, भले लिफ्ट कितनी ऊपर नीचे कर लो, तो फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट। सो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखें, आप क्या दिया हुआ है कि बॉल ऑफ मास m किलोग्राम हैंग्स फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के। ठीक है भाई साहब, ये बॉल है, हैंग की हुई है, बिल्कुल अच्छी बात है। द बॉल ऑसिलेट्स विद द टाइम पीरियड t सेकेंड्स। ठीक है, इफ द बॉल इज रिमूव्ड द स्प्रिंग इज शॉर्टेंड। स्प्रिंग कितने से शॉर्ट हो जाएगी वो मुझे निकालना है। देखो, टाइम पीरियड का एक्चुअल फॉर्मूला अपने पास क्या है, अगर ये ऑसिलेट करेगी तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आएगा, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। अगर ये इक्विलिब्रियम में है, इस कंडीशन में, इसकी मीन पोजीशन की कंडीशन में क्या होगा, एम जी नीचे लग रहा होगा और ऊपर क्या लग रहा होगा, के एक्स। ये यहाँ से ये क्या है, सपोज नेचुरल लेंथ है तो ये एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक्सटेंशन कितना आया मेरे पास, अगर एक्स का आया है तो कहीं ना कहीं ये इक्विलिब्रियम, ये मेरे पास क्या है, दिस इज व्हाट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यहाँ से एम जी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, तो एम जी आएगा मेरे पास किसके बराबर, के एक्स के बराबर। ये जो मुझे सिचुएशन दिख रही है उससे मैंने कुछ इक्वेशन लिख ली। अब क्वेश्चन पढ़ते थे, हमेशा कई बार ऐसे ही करो, क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ होता है वैसे वैसे आप करते चले जाओ। ठीक है, द बॉल ऑफ मास एम हैंग्स फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, तो मैंने टाइम पीरियड लिख दिया। द बॉल ऑसिलेट्स विद टाइम पीरियड, तो मैंने टाइम पीरियड लिख दिया। इफ द बॉल इज रिमूव्ड, अब बॉल को रिमूव कर रहे हो, द स्प्रिंग इज शॉर्टेंड। देखो, बॉल को रिमूव करोगे तो स्प्रिंग वापस इसकी नेचुरल लेंथ पे चली जाएगी, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, इसकी नेचुरल लेंथ पे चली जाएगी। तो कितनी, तो यहाँ पर जो स्प्रिंग होगी उसकी लेंथ कितनी शॉर्टन हो जाएगी, मतलब एक्स। भाई पहले बॉल यहाँ थी, जैसे बॉल को हटाऊंगा अब स्प्रिंग का ये वाला सिरा जो था पहले यहाँ था, अब यहाँ आ जाएगा बस। इसका मतलब एक्स अमाउंट से क्या हो गई, वो शॉर्टन हो गई, मतलब मुझे एक्स निकालना है, मुझे क्या मालूम करना है, एक्स निकालना है। तो एक्स निकालने के लिए क्या करोगे, देख एक्स कैसे आएगा आपके पास, एक्स इक्वल्स टू है मेरे पास क्या हो गया, एम जी अपॉन के। देखिए यहाँ से देखो, दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ मैं, तो क्या आएगा, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पाई का होल स्क्वायर एम अपॉन के। ये हो गया, दोनों को स्क्वायर कर लिया। मुझे एक्स चाहिए, एक्स क्या है, यहां से क्या करो, एम अपॉन के की वैल्यू, एम अपॉन के की वैल्यू क्या होगी, देखो टी स्क्वायर अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर, एम अपॉन के की वैल्यू होती है और मल्टीप्लाइड बाय जी। ये आ गया मेरे पास एक्स, देख लो। तो फर्स्ट, तो ए विल बी योर करेक्ट आंसर, जी टी स्क्वायर अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे चले। नेक्स्ट क्या देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन हैविंग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री, ठीक है, विद हॉरिजॉन्टल हैज अ मास 2.5 किलोग्राम, ऑलराइट, हेल्ड बाय अ स्प्रिंग व्हिच इज फिक्स्ड एट अपर एंड, ठीक है, डायग्राम को बता रहा है। इफ द मास इज टेकन 2.5 सेंटीमीटर अप, मास को 2.5 सेंटीमीटर ऊपर लेके गए हैं, ठीक है, द सर्फेस ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, द टेंशन इन द स्प्रिंग रिड्यूसेस टू 0, ठीक है, ऊपर लेके गए। ऑलराइट, देखो ऊपर कहीं ना कहीं खिंचाव हो रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं खिंचा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो एम जी साइन थीटा होगा, है ना, यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है, अगर आप देखो फोर्स कितना लगेगा यहाँ पर, एम जी साइन 30, एम जी साइन 30 का मतलब क्या हो गया, एम जी बाय 2, एम जी बाय 2। अब यहाँ पर देखो तो एम जी बाय 2 किसको बैलेंस कर रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई होगी इसकी, ये बैलेंस कर रहा होगा किसको, के मल्टीप्लाइड बाय एक्स को। एक इक्वेशन यहाँ से लिख सकते हो आप, ये आपको समझ में आता है। अब और इसके बाद क्या है, अब इसने बोला कि अगर टेंशन उसको ऊपर 2.5 सेंटीमीटर ऊपर लेके जाते हो तो टेंशन क्या हो गया, अगर 0 हो जाता है, टेंशन 0 आ गया मतलब मैं कहाँ आ गया हूँ, नेचुरल लेंथ पर आ गया हूँ, कहाँ आ गया हूँ, नेचुरल लेंथ पर आ गया हूँ, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हो गई है यहाँ पर 0, ऊपर लेके आ गया हूँ। मतलब अब आगे क्या बोला, इफ द मास इज देन रिलीज्ड,
अब मास को रिलीज कर रहे हो, मतलब नेचुरल लेंथ से मास को रिलीज करोगे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन इन रेडियन पर सेकेंड, मतलब मुझे ओमेगा मालूम करना है। आपको क्या मालूम करना है? ओमेगा। ओमेगा का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट के अपॉन एम। देख के अपॉन एम की वैल्यू यहाँ से निकालो, तो देखो ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट के अपॉन एम। देख यहाँ से के अपॉन एम क्या आएगा? सोचो, के अपॉन एम आएगा मेरा जी अपॉन 2x। क्या रख दो? जी अपॉन 2x। खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। जी कितना है? 10, 2 है मेरे पास, और x की वैल्यू कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर अप, मतलब 2.5 डिवाइडेड बाय 100, मतलब 100 ऊपर चला गया। ऑलराइट, 2 से उड़ा दिया मैंने 5, 2.5 से उड़ा दिया मेरे पास 200, तो अंडर रूट 200। अब रूट 200 कितना होता है तुम्हारा? देख लो आप, तो ये हो जाएगा 10 रूट 2। 10 रूट 2 मतलब 1.4, मतलब 14 पॉइंट, है ना, कितना हो जाएगा? 14.414 ये। सो डी विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। ये हो गया 12। उसके बाद देखो 13, देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक कर रहा है अंडर द रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइडेड बाय स्प्रिंग, ठीक है। द टाइम पीरियड इज टी, ठीक है। इफ द स्प्रिंग इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, स्प्रिंग को 2 पार्ट में डिवाइड कर दोगे। देखो एक स्प्रिंग के बारे में आपको पता हो, स्प्रिंग को जब भी आप कट करते हो, सपोज का स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसको अगर इसकी लेंथ अगर मेरे पास कितनी एल है, ठीक है, इसकी लेंथ अगर एल है, मैं इसको 2 पार्ट में तोड़ देता हूँ, ठीक है। इस कितना? L/2 L/2। तो के और एल का प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है किसी भी स्प्रिंग के लिए। किसी भी स्प्रिंग के लिए के और एल का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। यहाँ पर के और एल का प्रोडक्ट क्या है? अगर के एल है तो इसके लिए भी के और एल का प्रोडक्ट, अगर मैं के लिखूँ इसका K1 और एल क्या L/2 है, तो इसका प्रोडक्ट भी किसके इक्वल होना चाहिए? के एल के इक्वल ही रहना चाहिए, कांस्टेंट रहेगा हमेशा। समझ में आ रहा है? इसका के मुझे पता करना है कितना है, अगर है ना, काटते हो स्प्रिंग को, काटने का फंडा बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो एल से एल कैंसिल हो गया, तो यहाँ से K1 कितना आ गया मेरे पास? स्प्रिंग का जो टुकड़ा है उसका के आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स के। इनवर्स रिलेशन है, थोड़ा फील आया तो यहाँ से क्या हो गया? इनवर्स रिलेशन हो गया। सिंपल के और एल का प्रोडक्ट मेरे पास कांस्टेंट करो आप हमेशा। पहले के एल कितना था, अभी के एल कितना है, दोनों को इक्वल कर दो, तो क्या आ गया? अब इसने बोला है कि भाई इफ वन पार्ट इज यूज टू कंटिन्यू द सिंपल हार्मोनिक मोशन देन द टाइम पीरियड विल। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। तो एम अपॉन के की जगह क्या आ जाएगा? K1। तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन 2K। देखो यहाँ से 2 बार आएगा तो √2 हो जाएगा, और बाकी बचा हुआ क्या है? टाइम पीरियड है, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। समझ में आ रहा है? ये 2 बार ले लूंगा तो √2, और 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के क्या है? आपका एक्चुअल का टाइम, एक्चुअल जो टाइम पीरियड होता है वो है। सो T/√2, डी विल बी योर करेक्ट आंसर। डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है कि 4 massless springs whose factors force constant are 2K, मतलब कुल डायग्राम के अकॉर्डिंग attached to a mass m kept on a frictionless plane. If the mass m is displaced in the horizontal direction, the frequency of the oscillation, देखो frequency of oscillation निकालनी है। frequency of oscillation का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास? 1/2 पाई टाइम पीरियड का उल्टा, टाइम का उल्टा होता है ना, k अपॉन m, ये आएगा। बस इस सिस्टम का k इक्विवेलेंट निकाल लो, इस सिस्टम का क्या निकाल लो? k इक्विवेलेंट। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये दोनों क्या है? सीरीज में है, और फिर ये दोनों क्या है? पैरेलल में है। ये सीरीज में है, ये पैरेलल में है, फिर इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, फिर ये दोनों, समझ में आ रहा है? ये मेरे पास क्या हो गया? सीरीज, पैरेलल, फिर ये दोनों आपस में क्या हो गया? पैरेलल। ये दोनों आपस में क्या हो गया? इस तरह का सिस्टम मैंने पढ़ा रखा है आपको, आप एसएचएम के अंदर जाके देखें, आप हर चीज करवा रखी है मैंने, हर चीज। जब भी सीरीज में लेते हो, देखो अब क्या होगा इसका, अगर मुझे के इक्विवेलेंट, यहाँ से मेरे को के की जगह के इक्विवेलेंट ले लो बस आप यहाँ पर, तो के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? के इक्विवेलेंट हो जाएगा मेरे पास, पैरेलल में सीधा जुड़ता है तो के और 2K जुड़ जाएंगे, तो के और 2K जुड़ गए, इनका पैरेलल आ गया, ठीक है, इसका रिजल्टेंट आ गया। इसके रिजल्टेंट में आप क्या करो? इन दोनों के रिजल्टेंट को जोड़ दो, क्योंकि ये दोनों वापस क्या है? पैरेलल में, क्योंकि ये वाला कॉम्बिनेशन और ये वाला कॉम्बिनेशन क्या है? पैरेलल में। और स्प्रिंग के अंदर पैरेलल में जो के इक्विवेलेंट होता है वो जुड़ता है सीधा, तो ये दोनों पैरेलल थे तो जुड़ गए K+2K। फिर इसके रिजल्टेंट में ये वाला रिजल्टेंट वापस पैरेलल में है, तो इसका रिजल्टेंट वापस इसमें जुड़ जाएगा, इन दोनों में। अब 2K क्या है? वापस 2K सीरीज में है। दो एक जैसे जब सीरीज में होते हैं तो मैंने बताया था 2K/2, दो एक जैसे सीरीज में, ठीक है। 3 एक जैसे सीरीज में /3, 4 एक जैसे सीरीज में /4, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो गया मेरे पास? ये आ जाएगा मेरे पास 4K।
तो आंसर क्या हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट 4k अपॉन m. सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर. ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो. एक बार पानी पी लो यार, बहुत सूख गया भैया. 15 देखो. मिरिंडा. हो देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है कि वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम इज यूज्ड इन अ वॉल क्लॉक. ठीक है, द क्लॉक इज एक्यूरेट एट द इक्वेटर. देखो क्लॉक के क्वेश्चन में हमेशा टाइम पीरियड पे कॉन्सेंट्रेट करो. क्लॉक के क्वेश्चन में हमेशा टाइम पीरियड के पे कॉन्सेंट्रेट करो. टाइम पीरियड जो होता है वो क्या होता है 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के. क्या होता है 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के होता है टाइम पीरियड. अब ये बोल रहा है कि द क्लॉक इज एक्यूरेट, इक्वेटर पे अगर एक्यूरेट है तो ये बोल रहा है कि इफ द क्लॉक इज टेकन ऑन टू द पोल्स तो क्या एक्यूरेसी पे फर्क पड़ेगा. अब देखो एक्यूरेसी पे फर्क तभी पड़ेगा जब टाइम पीरियड पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि क्लॉक क्या टाइम पीरियड से ही गवर्न होती है. कुल मिला के कोई भी क्लॉक की बात करोगे तो उसके टाइम पीरियड पे कितना इफेक्ट आ रहा है वो देखो आप हमेशा. उसके टाइम पीरियड पे कितना इफेक्ट आ रहा है आप वो देखो हमेशा. तो यहां से अगर आप देखोगे तो देखो 2 पाई तो पोल पे जाके भी 2 पाई रहेगा. पोल पे मास ऑफ क्लॉक भी मेरे पास वही रहने वाला है. पोल पे जाओगे के भी वही रहने वाला है. जब सब कुछ सेम रहने वाला है तो टाइम पीरियड भी क्या रहेगा सेम रहेगा. तो वापस क्या होगा, जो टाइम ये इक्वेटर पे दे रही थी वही वापस वहां पर भी दे देगी. सो विल गिव करेक्ट टाइम. सो 15 का क्या आ जाएगा, सी विल बी योर करेक्ट आंसर. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है. टू पेंडुलम्स बिगिन टू स्विंग साइमल्टेनियसली. ठीक है, इफ द फर्स्ट पेंडुलम मेक्स 9 फुल ऑसिलेशंस व्हेन द अदर मेक्स 7. एक दो पेंडुलम है, पहला पेंडुलम दूसरा पेंडुलम. ये जितने टाइम में 9 ऑसिलेशन कर रहा है उतने ही टाइम में ये कितना कर रहा है 7 ऑसिलेशन कर रहा है. तो मैं इसे बोल सकता हूँ कि 9 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट वाले का टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई कर दो. एक ऑसिलेशन में जो टाइम होता है वो टाइम पीरियड, तो 9 ऑसिलेशन में जो टाइम लगेगा वो क्या हो जाएगा 9 इंटू टाइम पीरियड. तो ये टोटल टाइम हो गया. और इतने ही टाइम में इसने कितने ऑसिलेशन किए 7 ऑसिलेशन किए, तो इसका टाइम पीरियड T2. और दोनों क्या है साइमल्टेनियसली स्टार्ट हुए हैं सेम टाइम के अंदर. दोनों को क्या कर सकते हैं इक्वल कर सकते हैं यहां से. अब टाइम पीरियड, एक मिनट, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, इससे पहले क्वेश्चन में क्या था, क्लॉक की स्प्रिंग थी ना. हाँ ठीक है, बोल रही, मेरे को लगा पहले पेंडुलम तो नहीं था. चलो अब देखो टाइम पीरियड. अब अपने पास क्या है सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम है तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी. तो इसका लेंथ हो गया L1 और जी तो जी रहेगा यहाँ पर दोनों के सेम सेम है. 7 मल्टीप्लाई 2 पाई अंडर रूट L2 अपॉन जी. एल अपॉन जी होता है. बस यहाँ से अब क्या करो उड़ा दो आप यहाँ पर भाई. 2 पाई जी कैंसिल. तो मुझे L1 अपॉन L2 निकालना है. देखो इसको सॉल्व दोनों तरफ स्क्वायर कर लो आप. तो ये हो जाएगा L1 इंटू 81 इक्वल्स टू 7 7 जा 49 इंटू L2. तो यहाँ से देखो L1 अपॉन L2 अगर देखोगे तो L1 अपॉन L2 आ जाएगा कितना 49 डिवाइडेड बाय 81. देख लो तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बस ए विल बी योर करेक्ट आंसर. ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखें आप. नेक्स्ट क्या दिया हुआ है 17 कि a scientist measures the time period of a simple pendulum as t in a lift at rest. ठीक है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल पेंडुलम का 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी. ये एक्चुअल टाइम पीरियड टी होता है, टी दिया हुआ है. इफ द लिफ्ट मूव्स अप विद एक्सेलरेशन एज 1/4 ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी. मतलब ए की वैल्यू दी हुई है g/4. मतलब जी इफेक्टिव, मैंने बताया था आपको लिफ्ट के अंदर क्वेश्चन कैसे करते हैं. जी इफेक्टिव इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ऊपर जा रही लिफ्ट तो क्या हो जाएगा g प्लस g/4. ये कितना हो जाएगा 4 + 1, ये हो जाएगा 5g/4. तो बस अब नया टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, द न्यू टाइम पीरियड इज, नया टाइम पीरियड जो हो जाएगा टी डैश चेंज होगा क्योंकि जी चेंज हो रहा है. तो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी की जगह क्या आ जाएगा जी इफेक्टिव. और जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो गई 5g/4. कितना हो गया 4 को बाहर लिया 2, 5 को बाहर लिया √5, बाकी बचा हुआ 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी. ये क्या है टाइम पीरियड. तो कितना हो जाएगा टाइम पीरियड 2t डिवाइड बाय √5. सो सी विल बी योर करेक्ट आंसर. अगर लिफ्ट नीचे जा रही होती तो g - g/4 कर देते अपन, तो 2/√3 हो जाता. g - g/3 समझ में आ रहा है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है. A simple pendulum has a time period t. What will be the percentage change in its time period if its amplitude is decreased by 5%?
देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखो, तो हमेशा एक्सप्रेशन पे जाओ। टाइम पीरियड क्या होता है, टी इक्वल्स टू 2 पाई सिंपल पेंडुलम का रूट एल अपॉन जी। टाइम पीरियड का फॉर्मूला किसका होता है, ये होता है मेरे पास इफेक्टिव लेंथ, मतलब पेंडुलम की इफेक्टिव लेंथ होती है ये मेरे पास क्या होता है, दिस इज व्हाट इफेक्टिव लेंथ एल, यहाँ से लेके यहाँ तक, और जी जी होता है। अब देखो अगर अगर मेरे पास, अगर मैं इस पेंडुलम को जोर से धक्का मारूँ, इसके एम्पलीट्यूड को क्या कर दूँ मैं 5% से डिक्रीज कर दूँ। पहले पे यहाँ तक जा रहा था, अब मैं इसको सिर्फ यहीं तक लेके जाता हूँ सपोज, तो मतलब 5% का एम्पलीट्यूड का डिक्रीमेंट हो गया। अब एम्पलीट्यूड को डिक्रीज कर रहे हो तो फॉर्मूला में कहीं मेरे पास दूर दूर तक एम्पलीट्यूड है, ये सपोज एम्पलीट्यूड है, तो फॉर्मूला में दूर दूर तक कहीं भी एम्पलीट्यूड नहीं है, कहीं भी एम्पलीट्यूड नहीं है। तो एम्पलीट्यूड को कम ज्यादा करने से आपके टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सो व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड, नो 0%। सो डी विल बी योर करेक्ट आंसर। सर मेरा डी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट बढ़े आगे, क्वेश्चन 19। कहीं भी थ्योरी के अंदर अटक रहे हो एसएचएम की, है ना, प्लेलिस्ट के अंदर मैंने डाल दिए, प्लेलिस्ट के आई बटन के अंदर मैंने थ्योरी डाल रखी है, उस थ्योरी को जाके आप देखो, एंजॉय, है ना, पढ़ो। अगर समझ, अगर चैप्टर क्लियर नहीं है तो पढ़ो उसको, फिर क्वेश्चन करो, हो जाएंगे आपसे। चलो 19 देखो क्या है, अ 25 किलोग्राम यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर विद अ 20 सेंटीमीटर रेडियस इज सस्पेंडेड बाय अ वर्टिकल वायर, सस्पेंडेड बाय अ वर्टिकल वायर। भाई साहब ये स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर का मास दे रखा है आपको कितना, 25 किलोग्राम, ठीक है, बहुत बढ़िया। और स्फीयर का रेडियस दे रखा है आपको आर, वो दे रखा है आपको 0.2 मीटर, है ना, 20 सेंटीमीटर है। इज सस्पेंडेड बाय अ वर्टिकल वायर सच दैट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज वर्टिकली अबव द सेंटर ऑफ स्फीयर। अ टॉर्क ऑफ 0.1 न्यूटन पर मीटर इज रिक्वायर्ड टू रोटेट द स्फीयर। मतलब टॉर्क कितना है मेरे पास 0.1 न्यूटन, यूनिट लिख रहा हूँ, और एंगल थीटा इक्वल्स टू कितना है 1 रेडियन, ठीक है। इसको क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब इसने बोला कि देन द ओरिएंटेशन एंड देन द ओरिएंटेशन इज मेंटेन्ड, ओरिएंटेशन इज मेंटेन्ड मतलब ओरिएंटेशन को मेंटेन करते हुए आप इसको रोटेट कर रहे हो, ऐसे रोटेट, समझो इसको, अपनी जगह पे स्पिन कर रहे हो, मतलब स्पिनिंग, क्योंकि इसने क्या बोला, ओरिएंटेशन को मेंटेन करना है आपको, ओरिएंटेशन को मेंटेन करते हो, रोटेट कर रहे हो, अपनी जगह पे गोल गोल ट्विस्ट कर रहे हो एक तरीके से। इफ द स्फीयर इज देन रिलीज्ड, इट्स टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन विल बी। तो जब भी ट्विस्टिंग करते हो, ट्विस्टिंग का टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, ये होता है 2 पाई अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय टॉर्शनल कांस्टेंट। ये के जो लिखा है मैंने, क्या लिखा है, ये क्या है, टॉर्शनल कांस्टेंट, ये होता है, ठीक है। अब आई स्फीयर, अगर सॉलिड स्फीयर है उसका आई का फॉर्मूला अपने को पता है, क्या होता है 2/5 mr², ये होता है। तो क्या हो जाएगा देखो 2/5 m, मास कितना है 25 किलोग्राम, और रेडियस कितनी है मेरे पास 0.2 इंटू 0.2, तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आएगा, 10 से वापस 5 और 2 कैंसिल, तो 2 2 जा 4 मतलब 0.4, ये हो गया मेरे पास आई। यहाँ से टॉर्शनल कांस्टेंट लिखना है, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है के मल्टीप्लाइड बाय थीटा, तो यहाँ से के आ जाएगा मेरे पास टाउ अपॉन थीटा, और टाउ की वैल्यू कितनी है 0.1, और थीटा आपको रेडियन में ही दिया हुआ ऑलरेडी, तो सीधा आप 1 रेडियन दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 0.1। बस यहाँ से टाइम पीरियड लिख दो अब यहाँ पर, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला फाइनली कितना आ गया मेरे पास, तो 2 पाई अंडर रूट, ये हो जाएगा 0.4, तो हो गया आई, और सी की वैल्यू हो गई 0.1, पॉइंट से पॉइंट हट गया, कितना बचा 2, और 2 2 जा 4, मतलब कितना आ जाएगा ये 4 पाई, और टाइम पीरियड है इसलिए मेरे पास क्या आ जाएगा सेकंड, तो 4 पाई सेकंड, मतलब सो 19 का क्या आ जाएगा, डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 20। क्या दिया हुआ है देखो, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज दिस y इक्वल्स टू 5 sin, ये दिया हुआ है। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन इफ y इज इन मीटर। देखो एम्पलीट्यूड क्या होगा, देखो एम्पलीट्यूड हमेशा क्या होता है, अगर आप कोई भी एसएचएम का एक्सप्रेशन लिखते हो तो y इक्वल्स टू आप क्या लिखते हो, a sin ओमेगा टी। एक सिंगल साइन फंक्शन होता है, उसके मल्टीप्लाई में जो भी होता है उसको आप क्या बोलते हो, एम्पलीट्यूड बोलते हो। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया, एक जल्दबाजी में आप मिस्टेक क्या कर दो, सीधा 5 को ले लोगे एम्पलीट्यूड और सीधा 5 मीटर आंसर ठोक दोगे, ऐसा नहीं है। आपको पहले इस पूरे एक्सप्रेशन को सिंगल साइन में कन्वर्ट करना होगा। देखो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा जुगाड़ करते हैं अपन। देखो मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, और 2 से डिवाइड,
2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, देखो फायदा क्या होगा, √2/2 cos 3πt। तो देखो क्या हो गया यहाँ से, तो ये हो जाएगा 5 2 10, ये साइन है, इसको मैं देखो कैसे लिख सकता हूँ, साइन 3πt, साइन है 1/2 को लिख सकता हूँ मैं देखो cos 60 मतलब π/3 प्लस cos a और साइन √3/2 को लिख सकता हूँ मैं साइन 60 मतलब साइन π/3। देखो फॉर्मूला बन गया यहाँ पर, साइन ए cos b प्लस cos a साइन b, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका साइन a प्लस बी का, ये फॉर्मूला हो गया आपका किसका, साइन a प्लस बी। तो a तो हो गया 3π और b हो गया मेरे पास π/3, तो ये हो जाएगा साइन 3π प्लस π/3 और मल्टीप्लाइड बाय, एक मिनट, ये है ना 3π प्लस 3πt, सॉरी है ना 3πt प्लस π/3। तो ये साइन का सिंगल फंक्शन हो गया, और साइन का सिंगल फंक्शन आते ही मल्टीप्लाई में जो भी होता है वो आपका क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, मतलब 10 मीटर इज द एम्पलीट्यूड, 10 मीटर जो होगा वो क्या हो जाएगा एम्पलीट्यूड, और 10 मीटर ऑप्शन में नहीं है तो इसको सेंटीमीटर में देखो, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 सेंटीमीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर, सो डी विल बी योर अगेन राइट आंसर। राइट दोस्तों, तो आई थिंक आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, यहीं तक अपना सेशन ओवर करते हैं अपन। कल मैं आपको वापस वीडियो लेके आऊँगा, वीडियो सॉल्यूशन लेके आऊँगा मैं। आज जो मैंने पेपर दिया है कौन सा, स्ट्रिंग वेव्स का, स्ट्रिंग के अंदर जो वेव्स होती है वो किस तरीके से ट्रेवल करती है ना, तो उस पर बेस्ड अपन वेव्स का फर्स्ट पार्ट, फिर वेव्स का सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगा, उसके अंदर अपन साउंड देखेंगे, डॉपलर वगैरह सब। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो रहा था इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में स्प्लिट किया है। राइट, सो स्टे ट्यून टू एक्सपोनेंशियल फिजिक्स। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब करके जो घंटी वाला आइकन है उस घंटी वाले आइकन को बजा के जाएं, बजाते रहो। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। कल फिर हाजिर होता हूँ सेम टाइम पर। बाय, गुड नाइट।